सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का अपने चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 पर स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। इससे पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में लगभग 18 क्लासेस कर चुके हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, अगर वो उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप वहाँ पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। फिर आप इस वीडियो को देखें तो आसानी से आपको समझ में आएगी, क्योंकि क्वेश्चन जो ये टॉपिक है ये पिछली क्लासेस से रिलेटेड है। ठीक है, प्लेट मूवमेंट अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको यही पता नहीं चलेगा ज्वालामुखी क्रिया होती क्यों है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है हमारा ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। ज्वालामुखी क्या है? देखिए, ज्वालामुखी एक ऐसी आकस्मिक घटना है। ज्वालामुखी एक ऐसी आकस्मिक घटना है जिसके द्वारा विस्फोट के साथ पृथ्वी के अंदर से आपकी गैसेस निकलती हैं, तरल पदार्थ निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं और वाष्प भी निकलती है, यानी जल वाष्प भी निकलती है। यही कैसी घटना, कंकड़ पत्थर आदि सब चीज़ें निकलती हैं जो कि पृथ्वी के अंदर मौजूद हैं। ज्वालामुखी का घटना का कारण क्या है, इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। इसके बारे में हमारा ज्ञान अभी तक सीमित है, यानी नॉलेज जो है हमारी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में हम पूरी तरह से भी श्योर नहीं है, तो हम इस बेस पर नहीं कह सकते कि ज्वालामुखी क्रिया किस कारणों से होती है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने इसका अनुमान लगाया है कि ज्वालामुखी घटना निम्न किन कारणों से होती है। उसको बताता हूं मैं, किन किन कारण हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण ज्वालामुखी घटना होती है। देखिए, सबसे पहले क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है? ये हमें बताती है कि जब प्लेट मूवमेंट करती है, देखिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ये दो प्लेट हैं, यदि ये दो प्लेट मूव करेंगी, एक महासागरीय मान ली और एक महाद्वीपीय। देखिए, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट जब टकराएंगी तो यहाँ बहुत ही कम चांस है कि ज्वालामुखी का निर्माण हो। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेट महाद्वीपीय और महाद्वीपीय दोनों कैसी हैं, ये बहुत मोटी है, तो यहाँ से लावा निकलने के चांस बहुत कम है। ये केसेस कब होंगे? ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण किन केसेस में ज़्यादा होगा? जब एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट टकराएंगी। महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट की अपेक्षा पतली होती है और महाद्वीपीय प्लेट कैसी होती है? मोटी। जब ये दोनों टकराती हैं, टकराती क्यों हैं? मूवमेंट क्यों करती हैं? देखिए, इनके नीचे लावा इस फॉर्म में बह रहा है, इसकी गति मान लो इस तरफ है और इसकी गति इस तरफ है, तो ये इसे इधर की तरफ लेकर जाएगा। ये लावा अपनी गति, संवहन गति के कारण इसको, प्लेट को इस तरफ लेकर जाएगा, ये इसे इधर लेकर जाएगा। जब ये दोनों प्लेटें टकराएंगी तो कुछ इस तरह से ये टकराएंगी। महासागरीय प्लेट इसके अंदर घुस जाएगी, नीचे घुस जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा होता है, ये भारी होती है, इस वजह से भारी जो प्लेट है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। और इसका जो नीचे का पार्ट है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। स्थल मंडल के नीचे आपका मेंटल जो आती है, वहाँ पर दुर्बलता मंडल में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसी कारण यहाँ पर प्लेट ये पिघलने लगेगी। और यहाँ पहले से ही लावा होता है, तो यहाँ से निकलने के लिए इसे रास्ता मिल जाएगा लावा को, तो यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, बशर्ते कि ये एक महासागरीय हो और एक महाद्वीपीय हो। महाद्वीपीय और महाद्वीपीय में बहुत ही कम चांस है, क्योंकि यहाँ पर प्लेटों की मोटाई बहुत अधिक होती है। जब महाद्वीपीय प्लेट से टकराएगी तो वहाँ पर फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होगा, यानी वहाँ पर फोल्डेड माउंटेन बनेंगे, वलित पर्वत बनेंगे। और जहाँ ये प्लेटें टकराएंगी, महासागरीय और महाद्वीपीय, वहाँ पर ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होगा। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताती है कि किस तरह से ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है और यहाँ से लावा निकलना शुरू कर देता है। एक कारण हो गया। दूसरा कारण है आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक के से ज्वालामुखी का निर्माण किस तरह होता है, विस्फोट क्यों होता है? जब अधिक तीव्रता का अर्थक्वेक यानी भूकंप आता है, तो जहाँ पर पृथ्वी स्थल मंडल के पार्ट कमजोर होते हैं, जहाँ पर पृथ्वी की स्थल मंडल के पार्ट कमजोर होते हैं, तो वहाँ से दरार पड़ जाती है। दरार पड़ने से वहाँ से लावा बाहर निकलने का प्रयास करता है और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ये हो गया आपका अर्थक्वेक। लेकिन ये कब, किस केस में होगा? जब अर्थक्वेक बहुत ही तीव्र इंटेंसिटी का हो, यानी इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, तब ये केस काम करता है, यानी कि तब ये विस्फोट होगा। तीसरा है आपका प्रेशर। प्रेशर यानी दाब। पृथ्वी के अंदर आप सभी को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। कैसे? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, लगातार अल्फा बीटा गामा उत्सर्जन करते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणों का, जिससे वहाँ का टेम्परेचर, नीचे पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ता रहता है। और टेम्परेचर बढ़ने से वहाँ पर प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि वो एक क्लोज सिस्टम है। ओपन सिस्टम में उल्टा होता है, जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ
प्रेशर कम होगा। कहाँ पर? ओपन सिस्टम में। लेकिन वो एक क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ पर प्रेशर भी बढ़ेगा। उसे बढ़ने से जब प्रेशर बढ़ेगा तो लावा जो है वो उस स्थान से निकलने का प्रयास करेगा जहाँ पर स्थलमंडल कमजोर होगा, जहाँ वहाँ पर कमजोर होगी। ठीक है, मान लो ये स्थलमंडल है, यहाँ पर कमजोर है स्थलमंडल और यहाँ पर चट्टानें मजबूत हैं, तो इन चट्टानों से निकलने का प्रयास करेगा, तो यहाँ पर भी ज्वालामुखी विस्फोट होने के चांस ज़्यादा हैं। तो ये तीन केसेस हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट इस तरह से होगा। ठीक है, अब हम कंपोजिशन देखते हैं मैग्मा का संगठन। देखिए मैग्मा अपने साथ क्या क्या लेकर आता है। मैग्मा अपने साथ गैसेस लेकर आता है, तरल पदार्थ भी होते हैं, ठोस पदार्थ भी होते हैं। देखिए तरल गैसेस में क्या होता है, गैसेस होती हैं आपकी ये एक वाटर वेपर, H2S, CO2, SO2 और NO2। ठीक है, वाटर वेपर भी है, H2S भी है, CO2 भी है, SO2 भी है और NO2 भी है। ये दो गैसेस जो हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस एसिडिक रेनफॉल में मदद करती हैं। देखिए ये अम्लीय वर्षा का कारण बनती हैं, इनसे अम्लीय वर्षा होती है। क्यों होती है? जब मैग्मा बाहर निकलेगा, देखिए इसके अंदर ये गति करेगा मैग्मा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तरल पदार्थ को मैग्मा। लेकिन जैसे ही बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर इसमें से गैस और जितने भी धूल कण हैं निकल जाएंगे, इसे हम बोलेंगे लावा। ठीक है, तो जैसे ही ये मैग्मा बाहर निकलेगा तो ये गैसेस वाटर वेपर के साथ आसमान में ऊपर की तरफ जाएंगी। ठीक है, कहाँ जाएंगी? ऊपर की तरफ, जहाँ ऊपर जाकर ये वाष्प जब ऊपर जाएगी तो बारिश करेगी। लेकिन बारिश होगी तो वो NO2 और SO2 के कारण कैसी होगी? अम्लीय, एसिडिक रेनफॉल होगी। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहाँ पर अम्लीय वर्षा होगी? तो आपका जवाब होगा हाँ, अम्लीय वर्षा होगी। क्यों? SO2 और NO2 के कारण एसिडिक रेनफॉल होगी। अब इसका जो है कुछ संरचनाएं हैं कि ज्वालामुखी के विस्फोट से कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, तो उन संरचनाओं के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से मतलब क्या है? जो स्ट्रक्चर ज्वालामुखी के बाहर बनती है, ज्वालामुखी यानी पृथ्वी के धरातल पर। और इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सी होती हैं? जो ज्वालामुखी के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर बनती हैं, उन्हें बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखते हैं हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सबसे पहला जो है आपका वो है ऐश कोन। ठीक है, ऐश कोन क्या है? ऐश कोन इस तरह से है जैसे कोई ज्वालामुखी है, यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और यहाँ पर राख ने जमा होना शुरू कर दिया। राख जमा होगी यहाँ पर, तो इससे जो शंकु बनेगा, कुछ कोन टाइप की संरचना बनेगी, इसे ही बोलेंगे हम ऐश कोन। ठीक है, ये हो गया आपका ऐश कोन। अब है एसिडिक लावा कोन। एसिडिक लावा कोन क्या है? देखिए आपका जो ज्वालामुखी का मैग्मा है यानी लावा है, वो एक चीज पर डिपेंड करेगा कि वो पतला है या गाढ़ा है, तरल है या गाढ़ा है। वो डिपेंड करता है आपका सिलिका की मात्रा पर। सिलिका यानी बालू जितना अधिक घुला हुआ होगा लावा में या मैग्मा में, वो उतना ही अम्लीय होगा और उतना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा। जितना कम घुला हुआ होगा सिलिका, जितना कम घुला हुआ होगा उतना ही तरल यानी पतला होगा, और उतना ही उसे क्या बोलेंगे हम? बेसिक यानी क्षारीय, और उतना ही ये पतला होगा। जब सिलिका की मात्रा अधिक घुली हुई होगी और वो एसिडिक लावा होगा, एसिडिक लावा होने से मतलब क्या है कि वो लावा कैसा होगा? गाढ़ा। गाढ़ा होने से मतलब क्या है? जब ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो ये लावा बहेगा कम, यानी ये चारों तरफ मूवमेंट कम करेगा और ये इसके आसपास के क्षेत्रों में जमना शुरू कर देगा। तो यहाँ जो एक कोन की संरचना बनती है इसे बोलते हैं हम एसिडिक लावा कोन। ठीक है, इसे बोलेंगे हम एसिडिक लावा कोन। ये हो गया आपका नंबर 2 एसिडिक लावा कोन। अब दूसरा है आपका बेसिक लावा कोन। बेसिक लावा कोन किस केस में बनेगा? जब सिलिका की मात्रा कम घुली हुई होगी और जो मैग्मा है वो लिक्विड फॉर्म में होगा यानी तरल ज़्यादा होगा। तो जब ज्वालामुखी के आसपास ये लावा ज़्यादा दूरी तक बहेगा, यानी मान लो ये यहाँ तक इसका प्रसार हुआ, यहाँ तक इसका एक्सपेंशन हुआ, तो ये जो संरचना बनेगी आपकी, ये बनेगी बेसिक लावा कोन। एसिडिक लावा कोन की ऊंचाई अधिक होगी, बेसिक लावा कोन की ऊंचाई कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लावा है बेसिक लावा कोन में वो पतला है और वो दूर तक अपनी गति करेगा और वो दूर तक फैल जाएगा। एसिडिक लावा कोन में यहाँ पर ये गाढ़ा है, तो इस वजह से चिपचिपा और गाढ़ा है, तो ये दूर तक नहीं बहेगा, यहीं पर इकट्ठा होता रहेगा और यहाँ पर ऊंचाई एक संरचना बनाएगा। इसे बोलेंगे हम एसिडिक लावा कोन। और एसिडिक लावा कोन की ऊंचाई अधिक होगी और बेसिक लावा कोन की ऊंचाई कम होगी। तो ये हो गया आपका इस बेस पर। अब एक है आपका कॉल्डेरा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, भूल गया था,
एक आता है आपको कोल्डेरा। कोल्डेरा किसे कहते हैं? कोल्डेरा एक ऐसी संरचना है, जैसे मान लो ये ज्वालामुखी है, यहां से लावा निकल रहा था, लावा निकलने के साथ हुआ क्या, यहां पर लावा ज्यादा गाढ़ा होने के कारण यहां पर इसके मुंह पर लावा जम गया। अब लावा जमने के कारण नीचे से जब गैस प्रेशर अप्लाई करेंगी, जो मैग्मा निकलने वाला है उसकी गैसेस यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगी, तो इस प्रेशर के कारण यहाँ पर एक विस्फोट होगा। विस्फोट होने के कारण इसका जो मुंह है, ये मुंह उड़ जाएगा और ये कुछ इस तरह से संरचना बन जाएगी, यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाएगा। इसे ही हम बोलेंगे कोल्डेरा। क्या बोलेंगे इसे? कोल्डेरा। तो ये हो गई कोल्डेरा। तो आपको समझ में आएगा ये कैसी स्ट्रक्चर है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, यानी बाहरी संरचनाएं हैं। किसकी? ज्वालामुखी की, जो ज्वालामुखी के कारण बाहर की तरफ बन रही है। अब एक ऐसी संरचना भी होंगी जो इसके अंदर भी बनेंगी, ज्वालामुखी के अंदर। देखिए क्या है, ये कुछ संरचनाएं हैं जो ज्वालामुखी के अंदर बनेंगी। बनने का कारण क्या है कि लावा यहाँ से निकलने का प्रयास करेगा। जब यहाँ से निकलेगा लावा ऊपर की तरफ, तो होता क्या है, जो यहाँ पर जो चट्टानें हैं, कुछ चट्टानें ऐसी होंगी जो कमज़ोर होंगी। यहाँ पर ये मजबूत चट्टानें हैं, जहाँ मैं इस ग्रीन कलर से आपको डैश डैश कर रहा हूँ, ठीक है, ये होंगी आपकी मजबूत चट्टान। लेकिन जहाँ ये रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर चट्टानें कैसी हैं? कमज़ोर हैं। तो लावा सीधा निकलने की बजाय यहाँ पर सीधा भी निकलेगा, लेकिन यहाँ से कुछ इस तरह को भी मूव कर जाएगा। जहाँ तक कमज़ोर चट्टानें होंगी वहाँ अंदर भी मूव करेगा, यहाँ से भी बाहर निकलने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर कुछ संरचनाएं बनेंगी जिनको हमने कुछ नाम दिया है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी संरचना बनेगी यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर से मैं डैश कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका नाम है बैकोलिथ। बैकोलिथ एक गुंबदनुमा संरचना है जो कि ज्वालामुखी के अंदर बनती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर होता है। बैकोलिथ इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके बाद देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ एक ये इस तरह से एक गुंबदनुमा संरचना बनती है। ये भी बैकोलिथ की तरह होती है, इसे बोलते हैं हम स्टॉक। क्या है ये? स्टॉक। अब यदि लावा थोड़ा सा आगे बढ़ा और इसने एक लंबी गुंबदनुमा संरचना बना दी, तो इसे हम बोलेंगे लेकोलिथ। क्या बोलेंगे? लेकोलिथ। ये हो गया आपका लेकोलिथ। अब यहाँ से लावा निकला, कमजोर चट्टान की तरफ बढ़ा और यहाँ पर एक प्लेट नुमा संरचना बना दी। इस प्लेट नुमा संरचना को बोलेंगे हम लेपोलिथ। क्या है ये? लेपोलिथ। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। ये जो आपको संरचना दिख रही है, एक लहरनुमा संरचना, ये लहरनुमा संरचना, इसे हम बोलेंगे फोकोलिथ। समझ तो गए होंगे ये संरचनाएं क्यों बन रही हैं, क्योंकि यहाँ से लावा निकलने का प्रयास कर रहा है, इन साइड से भी लावा निकलने का प्रयास कर रहा है, इसी वजह से संरचनाएं बनी। इसके आगे मजबूत चट्टानें आ गई तो इनका प्रसार यहीं पर रुक गया, तो ये इस संरचना निर्माण हुआ। अब ये जो संरचना बन रही है आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये भी एक लहरनुमा संरचना है, लेकिन होता क्या है, ये इस सरफेस के पैरेलल बनती है। यहाँ पर ये इसके पैरेलल बनेगी, तो इसे हम बोलेंगे सिले। क्या बोलेंगे इसे? सिले। इससे अगली संरचना जो है, जब लावा एक सीधी फॉर्म में एक डंडे की तरह आगे तक निकल जाए, तो इसे बोलते हैं हम डाइक। क्या बोलते हैं? डाइक। तो आपको जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कौन कौन सी हैं? बैकोलिथ, जो कि यहाँ गुंबदनुमा संरचना है। दूसरी स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ दिख रही है, इसे बोलते हैं स्टोक। ये भी एक गुंबदनुमा संरचना है, छोटी है, लेकिन इसके मुकाबले बैकोलिथ के मुकाबले छोटी संरचना है। अब आपकी आती है लेकोलिथ। ये भी बैकोलिथ से, स्टोक से थोड़ी सी बड़ी है, और ये भी गुंबदनुमा संरचना है, इसे बोलते हैं हम लेकोलिथ। लेपोलिथ जो है वो एक प्लेट टाइप की संरचना है, तो इसे बोलेंगे हम लेपोलिथ। इससे आगे आती है लहरनुमा संरचना, फोकोलिथ। अगली लहरनुमा संरचना, लेकिन ये इस सरफेस के पैरेलल होगी, तो ये होगी आपकी सिले। और एक लावा जब सीधी फॉर्म में आगे निकल जाएगा, इसे बोलते हैं हम डाइक। ठीक है, ये हो गया आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर, ये हो गई आपकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम ज्वालामुखियों के कुछ प्रकार पर भी चर्चा करते हैं। ज्वालामुखियों के कुछ प्रकार हैं, जैसे एक्टिव, डोरमेंट, डेड या फिर एक्सटिंक्ट। इसे डेड या एक्सटिंक्ट बोलते हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या हैं? इनकी विशेषताएं ये हैं, देखिए हमने दो आधार पर इन्हें डिवाइड किया, सक्रियता के आधार पर और उद्गार के आधार पर। सक्रियता यानी जो ज्वालामुखी हैं उनकी सक्रियता किस प्रकार की है, यानी कितने लंबे समय से उनमें विस्फोट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कब से नहीं हुआ, इस आधार पर। दूसरा है उद्गार के आधार पर। उद्गार का मतलब क्या है कि किसका विस्फोट कितना अधिक है, कितनी दूर तक लावा फैल रहा है, किसका लावा कैसा है, इस बेस पर भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सक्रियता यानी एक्टिवनेस के आधार पर। इसमें जो है सबसे पहला वोल्केनो टाइप जो है वो है एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो है
ऐसा ज्वालामुखी जिसमें लगातार विस्फोट हो रहा हो उसे हम बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी किस किस कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें मैं बता दूं आपके। एक है आपका सिसिली का स्ट्रोम्बोली, इटली का माउंट एटना और माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर का, और हवाई का आपका एक हवाई में भी है जिसका नाम याद नहीं आ रहा, अभी आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। हवाई में दो हैं, एक तो मोना लोआ है, एक मोना लाओ है। तो ये कैसे हैं? एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो मतलब जिनसे अभी भी लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा हो। बैरन आइलैंड, इंडिया का बैरन आइलैंड, ये भी एक्टिव वोल्केनो है। दूसरा आता है डोरमेंट यानी सुसुप्त। डोरमेंट यानी सुसुप्त ज्वालामुखी एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में, भविष्य में उसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, यानी उसमें विस्फोट की संभावनाएं बनी रहती हैं। उसे बोलते हैं हम डोरमेंट यानी कि सुसुप्त ज्वालामुखी। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, ठीक है, वो कैसा है आपका? डोरमेंट, उसमें विस्फोट कभी भी हो सकता है। अब लास्ट है आपका डेड यानी एक्सटिंक्ट। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें भविष्य में कभी कोई विस्फोट होने की चांसेस नहीं है, उन्हें बोलेंगे डेड या एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, यानी डेड या एक्सटिंक्ट वोल्केनो, मृत ज्वालामुखी बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो क्या है आपका? डेड ज्वालामुखी है। आपका म्यांमार में भी एक पाया जाता है, उसे भी हम बोलते हैं आपका डेड ज्वालामुखी। म्यांमार में एक ज्वालामुखी है जो कि डेड ज्वालामुखी है। ये हो गया आपका सक्रियता के आधार पर। अब आपका दूसरा प्रकार है उद्गार के आधार पर। सबसे पहला जो प्रकार है वो है हवाईयन। हवाईयन जो ज्वालामुखी है, एक मिनट में आपको संरचना बना के बताऊंगा। हवाईयन जो ज्वालामुखी है आपका, हवाईयन ज्वालामुखी का जो लावा है वो थोड़ा पतला होता है और वो इसका विस्फोट भी कम होता है। जैसे ज्वालामुखी है आपका ये, इसका विस्फोट ऊपर तक कम दूरी तक होगा, लगभग 2 किलोमीटर हाइट इसकी होगी, ठीक है। ये होगा आपका हवाईयन प्रकार का। ऐसे ज्वालामुखी आपके यूएसए के हवाई में पाए जाते हैं, इसी वजह से इनका नाम रख दिया हवाईयन प्रकार। इनका लावा जो पतला होगा ये दूर दूर तक फैल जाएगा, यानी कि इस तरह से ये फैल जाएगा दूर दूर तक। तो ये होगा आपका हवाईयन प्रकार का। दूसरा आता है आपका स्ट्रोम्बोलियन, जैसा आप देख पा रहे हैं स्ट्रोम्बोलियन। स्ट्रोम्बोलियन कहाँ पर है? भूमध्य सागर में है, जिसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? इसमें बेसाल्ट लावा पाया जाता है, बेसाल्ट लावा, ठीक है, और इसमें विस्फोट होता है। इससे तगड़ा विस्फोट होगा, हवाईयन से तगड़ा विस्फोट होगा, तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखी। इसमें मान लो ये ज्वालामुखी है आपका, तो इसमें थोड़ा सा और ऊपर तक विस्फोट इस तरह से होगा, ठीक है। ये हो गया आपका हवाईयन। अब अगला है आपका वुल्केनियन। वुल्केनियन जो ज्वालामुखी है, जैसे जैसे क्रम बढ़ता जा रहा है हमारा उद्गार के आधार पर, ऐसे ही उनकी तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। ऐसे ही जब वुल्केनियन आएगा तो ये आपका ज्वालामुखी है, तो इसका जो विस्फोट है वो स्ट्रोम्बोलियन से थोड़ा सा ऊंचा होगा। और क्या है, इसका जो लावा है, इसका जो मैग्मा है वो एसिडिक है, गाढ़ा और चिपचिपा है। इसी वजह से जो इसका विस्फोट है वो थोड़ा तगड़ा है, ठीक है। इसका जो विस्फोट है वो थोड़ा तगड़ा है, इसी वजह से इसे हम बोलते हैं वुल्केनियन वोल्केनो, ठीक है। इसकी हाइट थोड़ी इससे स्ट्रोम्बोलियन से थोड़ी ऊंची होगी, हाइट इसकी ज़्यादा होगी, और इसका लावा कैसा होगा? गाढ़ा होगा। अब हम चलते हैं चौथे प्रकार पर, जिसका नाम है प्लीनियन। क्या नाम है आपका? प्लीनियन। प्लीनियन जो है ये सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है। सबसे खतरनाक ज्वालामुखी का मतलब ये आपका वोल्केनो है, तो इसका जो ज्वालामुखी का लावा है वो गाढ़ा होता है, और जब ये ज्वालामुखी का लावा यहाँ से निकलता है तो यहाँ जम जाता है। जब नीचे से गैस जो है प्रेशर अप्लाई करती हैं तो यहाँ पर एक बहुत तगड़ा विस्फोट होता है, और बहुत तेज़ ध्वनि के साथ ये लावा बाहर निकलता है। और इसकी जो संरचना है लगभग आपको इस तरह से, इतनी ऊंची, देखिए मिटा देता हूँ इसे जो आपको आसानी से समझ में आए। इसका जो विस्फोट है आपको वो इस तरह से दिखाई देगा। ये आपका यहाँ पर वेपर है, धुआं है, और इसकी ऊंचाई लगभग 28 किलोमीटर होगी, 28 से 30 किलोमीटर होगी। इसकी ऊंचाई आपकी 28 से 30 किलोमीटर होगी प्लीनियन की। तो आपको मैंने जो टाइप्स बताए कौन कौन से थे? एक्टिव, जो कि एक्टिव ज्वालामुखी है, जो अभी भी जिनसे लावा निकल रहा है। डोरमेंट, जो आने वाले समय में लावा निकल सकता है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट कर सकते हैं लेकिन फिलहाल नहीं हो रहा। डेड,
जो कि बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, जिनसे भविष्य में भी कोई ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं है। फिर है आपका उद्गार के आधार पर हवाइयन, स्ट्रोम्बोलियन, वल्केनियन और प्लिनियन। इसी क्रम में इनके विस्फोट बढ़ते हुए हैं। सबसे खतरनाक जो होगा आपका प्लिनियन होगा। इसकी ज्वालामुखी विस्फोट की ऊंचाई लगभग 28 से 30 किलोमीटर होगी। जो इसके आसपास धुंध छाएगी वो लगभग 28 से 30 किलोमीटर ऊपर तक छाएगी। तो ये आज थी हमारी ज्वालामुखी की वीडियो। ज्वालामुखी में सबसे पहले हमने देखिए थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो हो सकता है आपको और अच्छे समझ में आए। ज्वालामुखी आपको बता दिया मैंने। देखिए इसके मुंह को हम क्या बोलते हैं? क्रेटर। जैसे मैं भूल गया यहाँ पर बताना, इसका जो मुख है ये, इसे हम बोलते हैं क्रेटर। इसका नाम है क्रेटर, जिससे ज्वालामुखी विस्फोट से लावा बाहर निकलता है। कारण क्या है इसके? प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट मूवमेंट और अर्थक्वेक और प्रेशर। प्लेट टेक्टोनिक मैंने आपको बता दी, जब दो प्लेट मूव करती हैं, एक नीचे घुस जाएगी तो लावा बाहर निकलेगा, प्रेस करेगा। अर्थक्वेक यानी भूकंप के कारण जब दरारें पड़ेंगी तो वहाँ से लावा निकलेगा। प्रेशर दाब के कारण, नीचे से जब प्रेशर अप्लाई होगा तो वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा। कंपोजिशन यानी संगठन, गैसेस पाई जाती हैं, वाटर वेपर, H2S, CO2, SO2 और NO2। इनके कारण SO2 और NO2 के कारण यहाँ पर एसिडिक रेनफॉल होगी। जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होगा, अगर ये गैसेस हैं ज़्यादा तो वहाँ पर कैसी एसिडिक रेनफॉल होगी। और इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ऐश कोन, एसिडिक लावा कोन, बेसिक लावा कोन एंड कोल्डेरा। मैंने आपको बता दी किस तरह से हैं। कोल्डेरा जो मैं लिखना भूल गया था, जब इसका ऊपर का मुख विस्फोट से उड़ जाएगा तो यहाँ पर कुछ ऐसी संरचना बन जाएगी, इसे हम बोलेंगे कोल्डेरा। क्या बोलेंगे इसे? कोल्डेरा। ठीक है, अब आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए ये बैकोलिथ है, स्टॉक कुछ बैकोलिथ प्रकार की है, ये थोड़ी सी लंबाई तक ऊपर बढ़ गया है तो लेकोलिथ। लेपोलिथ क्या है? आपकी प्लेटनुमा संरचना। फोकोलिथ लहरनुमा संरचना। सिले ये भी लहरनुमा लेकिन ये सतह के समांतर। और एक डंडे की तरह संरचना कौन सी होगी? आपकी डाइक। इसके बाद इसके प्रकार जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आज की वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है और आपके जो कमेंट हैं वो हमें प्रेरित करते हैं और अच्छा कंटेंट आपको देने के लिए। इसके जो नोट्स हैं मैं आपको इस बोर्ड का फ़ोटो खिंचा हुआ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लें। जो भी नए हैं वो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ आपको ये फ़ोटो सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसके नोट्स भी मैं भेज दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएँ और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।